नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर हम जानकारी लेकर आते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज खासतौर से हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती पर और इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कृषि में टिकाऊ खेती के महत्व पर भी। तो आज के विषय आपने जान लिए। इसके साथ ही इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के लाइव के दौरान भी अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर भी आप अपना सवाल हमारे पास तक भेज सकते हैं। कोशिश हमारी यही ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सवाल हैं उनको शामिल किया जाए और आपके सवाल जो हमारे पास आएंगे उस पर आपको जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बाना जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर बाना। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवनीश राय जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राय। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आज हम पहले बात करेंगे यहाँ पर मोटे अनाज की खेती को लेकर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की आज हम बात करते हैं। पूरे विश्व में जो मोटे अनाज है इसका महत्व जानने के लिए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और इसकी अगुवाई में अगर हम बात करें हमारे देश की, भारत की, तो एक अहम स्थान है और इसके साथ साथ पूरे विश्व को जागरूक करने की मुहिम भी हम लगातार देख पा रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर बाना आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किस तरीके से मोटे अनाज की खेती को बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, जागरूकता आए, हर तरीके से हम देख सकते हैं जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति आप देखते हैं इसके हमारे देश में खेती की? जी, मोटे अनाजों की जहां तक बात है, जैसे कि आपने बताया कि भारत सरकार के प्रयासों के कारण पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि कद्दन वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि ये जो खाद्यान्न है जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कद्दन है, चना है, सावा है, ये लगभग 8 तरह की मिलेट्स है जो भारत में होती है और दुनिया भर में ये काफी प्रसिद्ध है। और दुनिया के अनेक देशों में, विशेषकर दक्षिण एशियाई देशों में और अफ्रीकन देशों में तो मिलेट्स काफी प्रचलित है। और चूंकि ये ऐसी परिस्थितियों में भी हो जाती है जहां अन्य फसलें लेना संभव नहीं होता है, यानी कि जो बारानी क्षेत्र है हमारे या विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्र है वहां पर भी हो जाती है। इनका महत्व ये है कि ये संतुलित पोषण और मानव पोषण में, चूंकि अगर हम मोटी मोटी बात करें तो देश में 44 पूरी दुनिया में 44% के आसपास जो जनसंख्या है वो कोई ना कोई जीवन शैली से आधारित रोगों से ग्रसित है। यदि मोटापे की बात करें तो 13% आबादी और कुपोषण से 11% आबादी आज भी पीड़ित है। तो इसके लिए जरूरी है कि क्यों नहीं हम हमारी जीवन शैली और खाद्य पद्धति में बदलाव करें और इसी की जागरूकता लाने के लिए ये एक प्रयास है उस दिशा में, ताकि दुनिया को संतुलित पोषण मिल सके, मानव पोषण और साथ ही पशुधन पोषण भी संतुलित रूप से मिल सके, उस दिशा में ये प्रयास है। जी बिल्कुल। और देखिए, जब मोटे अनाज की हम बात करते हैं तो उसको पोषक अनाज हम कहते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी जो पोषण सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करता है और आज के समय में जब हमारा देश G20 जैसी इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है तो उसका भी ध्येय यही है, एक धरा एक परिवार, और इसके साथ साथ जो पूरा विश्व है, एक विश्व जो है वहां भी पोषण सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। फिलहाल आगे इस बारे में और आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी का स्थान आता है। छोटी मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी, सवा आदि की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज के उत्पादन पर निर्भर रहे हैं। मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। इसे मोटा अनाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और मडुआ जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। मोटे अनाज की मांग को देखते हुए इसकी उपज को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
मौजूदा समय में भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटे वाली फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है। ये कठोर एवं सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं, जिनका वृद्धि काल गेहूं या चावल की फसल की तुलना में कम होता है। इसके अलावा मोटे अनाजों को गेहूं या चावल की फसल की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज दे सकते हैं और तुलनात्मक रूप से इनको कीटनाशकों की उतनी जरूरत नहीं होती है। मोटे अनाज की फसल बारिश पर निर्भर होती है और खरीफ के मौसम में इनकी खेती की जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट यानी मोटे अनाज उत्पादक देश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना आदि प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य है, जबकि असम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। मोटा अनाज मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने में सहायक है। इसकी वजह ये है कि ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो जाना आपने कितना फायदा है मोटे अनाज से हमें, ना सिर्फ इसकी खेती करके बल्कि इसका जो अनाज है उसका सेवन करके भी, और उसी वजह से लगातार ना सिर्फ एक जो मांग है वो निकलती हुई नजर आती है घरेलू बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बल्कि किसानों का रुझान भी इस तरफ नजर आता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे हमारी जो किसानों की लागत है उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे उनके मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, वहां पर टिकाऊ खेती की बात कही जाती है। किसानों के अपने अपने अनुभव रहते हैं, लेकिन जब विशेषज्ञ उन्हें पूरी जानकारी देते हैं तो किसान और बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ डॉक्टर राय, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं, क्या महत्व इसका एक किसान के नजरिए से पहले अगर हम समझना चाहें? देखिए सर, आज क्या बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या में पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो 2050 तक 9.7 अरब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी जी। और हमारे भारत की बात की जाए तो 1.7 अरब के आसपास 2050 तक आबादी हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को हमको भोजन देना और प्रोडक्शन कराना खाद्यान्न का एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उस दिशा में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब टिकाऊ खेती को हम लोग अपनाया जाए। टिकाऊ खेती के साथ हम प्राकृतिक खेती को भी अपना रहे हैं जी। और इसके साथ ही हम इसके लिए जो भी हम वर्मी कंपोस्ट हुआ, हरी खाद हुआ, मैन्योरिंग हुआ और जो टोबैक्टर कल्चर हुआ, जो भी चीजें हैं हम उसको फॉलो करते हैं इसमें जी। तो क्या टिकाऊ खेती के अगर सरल अर्थ को हम समझे तो हम कह सकते हैं जिसमें सीधे तौर पर किसान की जो लागत है वो काफी कम हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाती है इससे, क्योंकि आप जो रासायनिक कीटनाशकों का जो आप प्रयोग करते हैं वो टिकाऊ खेती में आप नहीं करते हैं, जिससे लागत उसकी लागत में कम आती है। इसे के साथ ही टिकाऊ खेती को आप कह सकते हैं कि मैं इस समय वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करके और भविष्य की पीढ़ी के लिए जो हम खेतों की मृदा की उपजाऊपन को बरकरार रखें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, इसी को टिकाऊ खेती कहते हैं। जी बिल्कुल। और आज के समय में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उसके लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बारे में और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। हमारे देश में टिकाऊ खेती पर लंबे समय से काम होता आया है। हालांकि पहले इसे इस तरह के नाम से नहीं पहचाना जाता था, लेकिन खेती में आई नई नई विधियों ने पारंपरिक खेती के तरीकों को टिकाऊ खेती नाम दे दिया। मोटे तौर पर कहा जाए तो टिकाऊ खेती भोजन सहित पौधों एवं जानवरों के उत्पादों का उत्पादन है, जो एक तरह से खेती की तकनीकी का उपयोग करता है और साथ ही साथ पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और मिट्टी की सेहत की रक्षा करता है। टिकाऊ कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमारी बदलती जरूरतों को पूरी करने के लिए खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों का इस प्रकार व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाता है कि कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन के साथ ही साथ पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, जिससे पैदावार भी अच्छी मिले और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। इसके लिए किसान अलग अलग तकनीकें उपयोग करते हैं, जैसे फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना। टिकाऊ खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पशु अवशेषों या पेड़ पौधों के पत्तों के इस्तेमाल से ही कीटनाशक बनाए जाते हैं। इसे प्राकृतिक खेती का ही रूप मान सकते हैं, जिससे धीरे धीरे पैदावार में इजाफा होता है और लागत में कमी आती है। इस तरह से टिकाऊ खेती भविष्य की मांग बनती जा रही है।
तो जाना आपने कैसे टिकाऊ खेती जो है वो भविष्य की मांग बन रही है, यानी आने वाला जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस तरह की जो विधाएं हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जाती हैं, इसलिए उन पर लगातार जोर दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। ना सिर्फ आपको बता दें फ़ोन कॉल के जरिए हमारे दर्शक जुड़ते हैं, बल्कि आप ईमेल भी हमारे साथ हमें कर सकते हैं। फिलहाल विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। सर, मेरे सवाल था टिकाऊ खेती पर। मैं ये जानना चाह रहा था कि टिकाऊ खेती की कुछ मतलब एग्जाम्पल मैं जानना चाह रहा था कि कैसे करें, क्या करें। मान लीजिए अभी हम मटर बोई हुई है, तो इसमें जैसे कोई खरपतवार होता है या कीटनाशक का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि कम खर्च में हम कैसे निराकरण पा सकते हैं। क्या इसे टिकाऊ खेती को हम जैविक खेती या फिर प्राकृतिक खेती भी कह सकते हैं? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर रॉय, एक जो परिभाषा है वो किसान अपने तरीके से समझना भी चाहता है कि टिकाऊ खेती आखिर है क्या, क्योंकि जैविक खेती वो जानते हैं, प्राकृतिक खेती वो जानते हैं, टिकाऊ खेती कैसे वो कर सकते हैं और आखिर इसका क्या फायदा उनको? जी, टिकाऊ खेती हम आपको जैसे बता रहे हैं, एक अगर आप शुरुआत करेंगे तो खेत में कम से कम जुताई करिए। कम से कम जुताई के बाद एक आता है रासायनिक खाद सागारिका को यूज करिए। सागारिका यूज करने से आपको टिकाऊपन खेत में आता है, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। प्राकृतिक और उसमें प्राकृतिक खेती का भी चूंकि तालमेल है, तो प्राकृतिक खेती में जैसे हम अब यूज करते हैं, जो भी हम हरी खाद, मैन्योर, ग्रीन मैन्योरिंग और जो भी हम यूज करते हैं उसमें यूज करेंगे ताकि टिकाऊ खेती को बनाए रखे। जी, तो देखिए ये कुछ उदाहरण हैं जिसके ज़रिए आप इसको बना सकते हैं, और ख़ासतौर से ना सिर्फ टिकाऊ खेती बल्कि हमारे जो दर्शक हैं वो मोटे अनाज की खेती को लेकर भी उत्साहित रहते हैं। फिलहाल एक ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आया है, उसको हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। ये सवाल है शिवम पटेल जी का, ईमेल के ज़रिए हमारे पास आया है। डॉक्टर बाना, ये जानना चाह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती जो है वो पूर्णतः जैविक रूप से कर सकते हैं क्या? जी शिवम जी, मोटे अनाज की खेती जैविक तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाजों में क्या है कि ये इनको बहुत अधिक वो जो खाद और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बहुत कमजोर मृदाएं होती है, वहां पे भी मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। तो जैविक तरीके से खेती करने में कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से जैविक पद्धति से खेती करते हैं, क्योंकि जो ये मोटे अनाज है इनमें बहुत सारे कीट और रोगों का प्रकोप होता ही नहीं है। प्राकृतिक तरीके से ही ये इस तरह से होते हैं कि कम कीटों का और रोगों का प्रकोप होता है, और यदि सही तरीके से उचित फसल चक्र अपनाकर और आप जो जैविक खादें हैं उनका उपयोग करते हुए इनकी खेती करते हैं, तो इनको सही पोषण मिल सकता है, और कीटों, रोगों और खरपतवारों से भी आप जैविक तरीके से इनको मुक्त रखते हुए जैविक खेती कर सकते हैं, और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है आपका वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी और अच्छी गुणवत्ता और पौष्टिकता जो है देखिए उसकी आपको मिल सकती है अगर आप जैविक रूप से इनकी खेती करना चाहते हैं तो। फिलहाल हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से बढ़ती हुई आबादी, पानी की बर्बादी, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसके बीच में किस प्रकार से अपनी टिकाऊ खेती करें, खेती का फायदा होगा तब तो ठीक है, नहीं हमारी तो खेती टिकाऊ बन जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल डॉक्टर राय, देखिए कई चुनौतियां हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे, हमारे दर्शक भी वो इसी बारे में जानना चाह रहे हैं, कितना सार्थक हो सकता है टिकाऊ खेती ऐसे में करना? जी बिल्कुल, इसी चुनौती के सामना करने के लिए जो मैं अभी पॉपुलेशन पे बात किया हूँ, इस पॉपुलेशन के कारण आप एकीकृत जो रोग व्याधि कीट हैं, एकीकृत पादप पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हैं, क्रॉप रोटेशन है, ये सब फॉलो करिए। जल का जो संसाधन है उसको हम कैसे जल को हम एक जगह स्टोर करें, उसके द्वारा सिंचाई करें छोटी छोटी नालियों के द्वारा, ये सब बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ आप फॉलो करिए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्रॉप रोटेशन का है। बिल्कुल क्रॉप रोटेट करते रहिए, और ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद और एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा, ये सब उपयोग करके आप टिकाऊ खेती को बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो कल्चर है आपके मृदा को स्वस्थ रखेगा, मृदा की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल तीनों क्वालिटी को मेंटेन रखेगा, और आप धीरे धीरे ये बढ़ती हुई आबादी के लिए जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। चलिए, बिल्कुल। एक और सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए, रामकेश वर्मा जी का, ये जानना चाह रहे हैं बाजरे की कौन सी किस्म सही है, कौन सी अच्छी किस्म रह सकती है?
राकेश जी, बाजरे की जो जहां तक किस्मों की बात है, बाजरे का मुख्यतः 3 जोन में बांटा गया है। बाजरे के जो क्षेत्र हैं, जोन A1 है जो पश्चिमी राजस्थान का जोन है, उसके लिए अलग किस्में हैं, संकर किस्में है और संकुल किस्में हैं। और इसके अलावा जो जोन A है जिसमें कि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र आता है, इसके लिए अलग किस्में हैं। और जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं, पेनिनसुलर इंडिया का जो जोन B है, उसके लिए अलग किस्में हैं। तो मैं कुछ किस्मों के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूं, जैसे कि HHB 67 इम्प्रूव्ड है, पूसा 1201 है। ये हाइब्रिड किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। वैसे तो बाजरे की और जो अन्य मिलेट्स है, इनके बुआई का जो मौसम है सब खरीफ का मौसम होता है, जो बरसात जैसे ही आती है तब बुआई करनी होती है जी। पर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हाइब्रिड्स लगाते हैं। अलीगढ़ वाला क्षेत्र, आगरा अलीगढ़ का क्षेत्र, जहां पे गर्मी के मौसम में भी बाजरे की खेती करते हैं। और उसके अलावा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ग्रीष्मकालीन बाजरे की खेती होती है, जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। तो इन क्षेत्रों की आप संस्तुत किस्में हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की मैंने बताई, ऐसे ही गुजरात यानी क्षेत्र अनुसार जो किस्में हैं उनका आप देखिए चयन कीजिए तो और बेहतर रहेगा। और आपकी जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं कौन सा समय इनकी बुआई के लिए उचित है और कौन सी अच्छी किस्में हैं, क्योंकि 1 या 2 किस्में नहीं है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग किस्में हैं, उनका चयन आप कर सकते हैं। और आपको लगातार हम बता रहे हैं, ना सिर्फ टोल फ्री नंबर के जरिए बल्कि हमारी जो ईमेल आईडी है इसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, hellokisan2015@gmail.com। इसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। फिलहाल आनंद प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि टिकाऊ खेती के अंतर्गत नई नई तकनीकें क्या अपनाई जा सकती हैं और भविष्य के लिए कहां तक और कैसे ये उपयोगी है? चलिए, बिल्कुल। नई तकनीकें क्या उनका समावेश टिकाऊ खेती में किया जा सकता है डॉक्टर राय? जी, टिकाऊ खेती के लिए नई नई तकनीकी के लिए जो आजकल प्राकृतिक खेती और टिकाऊ खेती है, दोनों को आप जोड़कर देख सकते हैं कि टिकाऊ खेती में जो नई तकनीकी है उसमें आप रासायनिक और कीटनाशक का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। और आजकल जो सीड ड्रिल है सीड ड्रिल वाली मशीन है, चाहे जो भी मशीनें आ रही हैं राइस कल्चर वाली, उसमें हम जो मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको तोड़ा नहीं जाता है। तोड़ने से क्या है कि जैव कार्बन का लॉस होता है। उस जैव कार्बन को हम इकट्ठा करके ही मिट्टी की मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जीरो टीलेज पे हमें काम करना चाहिए। जीरो टीलेज पे काम करने से ही हम टिकाऊ खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से नई तकनीकें जो हैं इनका समावेश आप कर सकते हैं और बेहतर परिणाम जो हैं इसके हमारे सामने आएंगे, जिसके तहत हमारे किसानों की जो लागत है वो कम होगी और उनका मुनाफा बढ़ सकेगा। और भी आपके जो सवाल हैं हमारे पास आ रहे हैं, उनके जवाब भी हमारे विशेषज्ञ आपको देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और कृषि में टिकाऊ खेती के महत्व पर भी। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, ना सिर्फ टोल फ्री नंबर के जरिए बल्कि उनके ईमेल भी हमारे पास आ रहे हैं। आप भी हमें ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल आईडी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हैं बनारस उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका ओम प्रकाश जी, क्या जानकारी जानना चाह रहे हैं? हाँ हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार सर, हमको ये जानकारी चाहिए कि जैसे ये टिकाऊ खेती की बात तो हो रही है सर जी,
लेकिन जब टिकाऊ खेती या प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो होता है, जैसे खरपतवार, अक्सर खरपतवार नाशी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है फसलों में, लेबर मिलते नहीं, कास्ट बहुत ज्यादा पड़ता है लेबरों का। अगर से कंपोस्ट वगैरह फेंकना है, खेत में डालना है, तो लेबर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो किस तकनीक से उसका किया जाए जी टिकाऊ खेती की सस्ता पड़ेगा उनको? चलिए, इनका अगर सीधे शब्दों में देखा जाए डॉक्टर राय, तो सीधा सवाल यही कि टिकाऊ खेती कितनी टिकाऊ है, कैसे उसको और टिकाऊ बनाया जाए? डॉक्टर बाना, आप भी इसमें कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, खरपतवारों में मैं बताना चाहूंगा कि आप टिकाऊ खेती में यदि आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहें तो उसके लिए एक तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि पहले खरपतवार आने ही नहीं पाए आपके खेत में, इस तरह से करो। तो एक हल्की सिंचाई कर दें बुआई से पहले, और उसके बाद खेत की तैयारी करेंगे तो जो भी खरपतवार है वो उनका बीज है वो सारा उग जाएगा। और उसके बाद जुताई करके बुआई करेंगे तो शुरुआती अवस्था में खरपतवारों का प्रकोप लेट से होगा, तब तक हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि हो जाएगी और फसल जो भूमि है उसको ढक लेगी। यदि बरसात के दिनों में जो खरीफ के मौसम में आप फसल लगा रहे हैं तो उसमें पहली जो बरसात हो जाती है उसके बाद 3-4 दिन तक रुक जाइए, खरपतवारों का अंकुरण होने दीजिए और सारे खरपतवार जब उग जाएं तब एक बार जुताई करके फिर बिजाई करें, जिससे कि आपकी फसल को शुरुआती अवस्था में एक तरह से कंपटीशन वाला जो प्रतिस्पर्धात्मक एडवांटेज है वो मिल जाएगा। और आपकी फसल जब उगेगी तो पहले खरपतवार, क्योंकि बीज तो उनके नष्ट हो ही चुके, जो दूसरा प्लस आएगा उसमें टाइम लगेगा, तब तक आपकी सभी खरीफ की जो फसलें हैं उनकी ऊंचाई काफी बढ़ जाती है। तो एक तरह से इस तरह से कर सकते हैं, वो जो गोबर की खाद या जो अन्य जैविक खादें हैं वो आप उपयोग कर रहे हैं वो भली प्रकार से सड़ी हुई खादों का ही उपयोग करें, ताकि जो खाद के अंदर खरपतवारों के बीज होते हैं वो सड़ जाएं और वो उगे नहीं। यानी इस तरीके से और टिकाऊ हम देखिए इसको बना सकते हैं। और ईमेल के जरिए हमारे पास और कई सवाल आए हैं। प्राण सिंह लोधी जी का सवाल है रायसेन मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मोटे अनाज की खेती ये कर सकते हैं? जी, मध्य प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी प्रकार के मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। विशेषकर जो बाजरा है और ज्वार है उसकी खेती बहुत अच्छे से तरीके से करी जा सकती है, क्योंकि ज्वार और बाजरा तो पुराने समय से ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा आप रागी की भी ले सकते हैं या जो छोटे अनाज है उनकी भी मुख्य फसल के तौर में भी ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश चूंकि सोयाबीन का मुख्य बेल्ट है तो वहां अंतः फसलीकरण के रूप में भी ये मिलेट्स की जो फसलें हैं जिनमें कि रागी है या जो अन्य छोटी मिलेट्स है या बाजरा है या ज्वार है, ये लेकर आप खेती कर सकते हैं। आपका क्षेत्र इनके लिए सुटेबल है, आप उन्नत किस्मों का प्रयोग करें और बरसात के मौसम में तो कर ही सकते हैं। अभी चूंकि मिलेट्स की एक और खास बात होती है, ये चारे के लिए भी अच्छी फसलें होती है। तो ग्रीष्म काल में चारे के लिए पशुओं का एक अच्छा चारा, गुणवत्तापूर्ण चारा और पौष्टिक चारा एक विकल्प ले सकते हैं और एक बहुत ही उत्तम विकल्प है। चलिए, एक और अगला सवाल हम लेते हैं। प्रकाश वर्मा जी का सवाल है झारखंड से। डॉक्टर राय ये जानना चाह रहे हैं क्या अगर हम टिकाऊ खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन हमारा प्रभावित होगा या नहीं, और इसके साथ क्या इसमें रसायन का प्रयोग हम कर सकते हैं? जी नहीं, उत्पादन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा और जो भी उत्पादन होगा वो बिल्कुल अच्छा उत्पादन होगा, प्राकृतिक उत्पादन होगा और जिससे रोग व्याधि भी कम लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टिकाऊ खेती के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्रॉप रोटेशन करते रहिए और जो हमारा जैविक खाद है, नेचुरल खाद है, जैसे बीजामृत, घनजीवामृत, ये सब उपयोग करें। और 1-2 साल तक थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, लेकिन तीसरे चौथे साल से बिल्कुल प्रोडक्शन आपका लेवल बढ़ेगा। तो बिल्कुल देखिए कैसे उत्पादन जो है उसमें इजाफा होगा और आपका मुनाफा बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये एक और ईमेल के जरिए सवाल आया है राहुल चौधरी जी का। डॉक्टर आर एस बाना ये जानना चाह रहे हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से ये हैं और यहाँ पर कौन कौन से जो मोटे अनाज हैं उसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए बीज की उपलब्धता इनको कहाँ से होगी? जी, हरियाणा में कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बाजरे की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है और जो इनका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से बहुत सारी बाजरे की किस्में निकली है, जिनमें से हाइब्रिड्स में HHB 67 तो इतना प्रसिद्ध हुआ था पूरे देश में और उसकी एक इम्प्रूव्ड वर्जन HHB 67 इम्प्रूव्ड है, HHB 221 है। इसके अलावा भी अन्य किस्में हैं। वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जाएं या इसके कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर वहां भी ये बीज देते हैं। इसके अलावा जो IARI का रीजनल स्टेशन है करनाल में, वहां पर भी आप बीजों के लिए, सभी प्रकार की फसलों के बीजों के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो बीज की कोई कमी नहीं है। उच्च गुणवत्तायुक्त हाइब्रिड इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से हो सकते हैं। इसके अलावा जो संकुल किस्में हैं जैसे कि पूसा 443 है, 443 है, पूसा 383 है, पूसा कंपोजिट किस्में हैं, जिनका बीज आप हर एक बार फसल ले ली उसके बाद अगले साल भी उपयोग में ले सकते हैं। और ये अच्छी बढ़वार वाली किस्में है सारी, तो चारे की भी उपलब्धता
बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं आपके हरियाणा में जहां पे आप ज्वार और रागी की भी फसल ले सकते हैं। और चारे के लिए तो इस क्षेत्र में ज्वार की जो पूसा की किस्में हैं, PCH 106 है, PCH 109 है, वो काफी प्रसिद्ध है और पूसा संस्थान से भी आप इसका बीज ले सकते हैं। जी, तो देखिए अलग अलग जो हम कह सकते हैं केंद्र हैं वो हैं जिनके ज़रिए आपको अच्छा बीज जो है वो मिल सकता है, लेकिन प्रमाणित जगह से ही आप जो बीज हैं वो खरीदें। और जो दर्शक हैं हमारे, उनके सवाल और भी हमारे पास आ रहे हैं। फिलहाल विनय कुमार चौरसिया हैं जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से, इनका सवाल हमारे पास आए क्योंकि जो किसान है ना सिर्फ पारंपरिक फसलें बल्कि जो दूसरी बागवानी फसलें हैं और भी अन्य फसलें हैं उनकी खेती करते हैं। हालांकि ये पान की खेती करते हैं और जानना चाह रहे हैं कि उसके लिए इनको सलाह कहाँ से मिल सकती है। इस बारे में डॉक्टर राय कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, पान की ये कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नाव से हैं जी। उन्नाव कृषि विज्ञान केंद्र पर आप जाएंगे और कृषि विभाग के पास जाएंगे, निश्चित रूप से वहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जहाँ तक टिकाऊ खेती की बात की जाए, जैसा आप बता रहे थे कि इसके जरिए लागत को हम कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, वहां पे कितनी कारगर है टिकाऊ खेती? जी, अगर टिकाऊ खेती में अगर हम उर्वरक प्रबंध सिस्टम और जो सबसे बड़ी जो मुख्य मुद्दा है टिकाऊ खेती में कि जो हमारा लेवल है जल का वो नीचे जा रहा है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का ह्रास हो रहा है। और तीसरी बड़ी जो समस्या है वो क्लाइमेट चेंज की है। इन तीनों समस्या को देखते हुए ही हम जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जैसे जैसे हम इस चीज़ को करते रहेंगे, ये क्लाइमेट चेंज और ऑर्गेनिक मैटर और ये जो भूमि जल का नीचे जाना है इसमें भी फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए एक तरीके से कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका समावेश यहाँ नजर आता है और इसके लाभ भी जो हैं एक तरफा लाभ नहीं है, चौतरफा लाभ इसका आपको मिल सकेगा। फिलहाल हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी। हाँ सर, हेलो अनिल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ, सवाल मेरा ये सर कि ये मोथा नाम का एक खरपतवार है सर जी, तो ये प्याज की नर्सरी लगाए हैं सर, उसमें इतना ज्यादा उगता है कि नर्सरी सारी खराब हो जाती है, इसके लिए हम लोग क्या करें? चलिए बिल्कुल। देखिए जो आपका सवाल है, विषय हमारा अलग, लेकिन हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं चाहूंगा जल्दी से आप जानकारी दे दें। डॉक्टर बाना क्या जानकारी देना चाहेंगे? मोथा एक बहुत ही भयंकर समस्या है, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा खरपतवार है। इससे बचने के लिए तो यही है कि आप जो चूंकि प्याज की नर्सरी में उग रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो आपने खाद लिया था, जो देसी खाद उसमें डाला था, वो ऐसा ले लिया जिसमें जो सही तरीके से सड़ा हुआ नहीं था। तो उसमें आप जो भली प्रकार से सड़ी हुई खाद है वो ही लें। और नर्सरी में इतना ज्यादा आ गया तो उसको हाथ से निकाल के उखाड़ना ही अभी तो सबसे बड़ा उसका समाधान है, क्योंकि अब तो चूंकि उग चुका है और काफी बड़ा हो चुका है और प्याज की नर्सरी है वो काफी धीमी गति से बढ़ती है, तो हाथ से इसको निकाल के नष्ट कर दें और ताकि आपकी जो नर्सरी है वो बहुत अच्छे से उग सके। जी, साथ ही डॉक्टर बाना एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। आदित्य चारा फसलों पे वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, बरसीम को सही तरीके से कैसे लगाया जाए जिससे वो और लाभदायक सिद्ध हो सके? जी, चारा फसलों की खेती की अगर हम बात करें, हालांकि आज का विषय तो नहीं है, पर चारा फसलों में बरसीम का जो अक्टूबर का महीना है उसी में बिजाई करें और जो बीज है वो उन्नत गुणवत्तापूर्ण उन्नत किस्मों का ही बीज लें। और इसके लिए जो द्विगुणित और चतुर्गुणित जो किस्में होती है उनका 2:1 में बीज लेकर और फिर बुआई करें। और यदि बीज उत्पादन लेना चाहते हैं बरसीम का, तो बरसीम के बीज उत्पादन में आप अभी उसका मार्च के महीने से पहले ही कटाई रोक दें और जब तक फिर उसमें फूल आए तब तक हल्की सिंचाई करें, क्योंकि ज्यादा सिंचाई करेंगे तो उसकी वानस्पति की वृद्धि अधिक हो जाएगी और बीज नहीं बनेगा। जी। तो खुद का बीज भी ले सकते हैं आप, उसको बस यही है कि मार्च के बाद सिंचाई बंद कर दें, कटाई बंद कर दें और हल्की सिंचाई दें। और जैसे ही फूल आ जाए और बीज बनना शुरू हो जाए उसके बाद निरंतर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। तो इस तरीके से आप जो बरसीम है उसका बीज का उत्पादन भी ले सकते हैं और अच्छी किस्म अच्छी उत्पादन लेके और आपके पशुधन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो देखिए कैसे दोहरा फायदा जो है वो आपको मिल सकता है। और इस तरह के फायदे डॉक्टर राय कहीं ना कहीं टिकाऊ खेती में भी हमारे किसानों को मिलते हैं। क्या कुछ ऐसी खास विशेषता अगर हमारे जो किसान बागवानी की फसलें लेते हैं, क्या बागवानी में ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जो हमारी पारंपरिक फसलें उसमें ज्यादा इसका लाभ हमें मिल सकता है टिकाऊ खेती का? जी, अगर हम उर्वरक उपयोग क्षमता की बात करें सर,
तो उर्वरक उपयोग क्षमता की तो मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों को पर भी ध्यान दें और साथ ही जो बीजामृत, घन जीवामृत, पर्ली जो है और हमारे वर्मी कंपोस्ट है और ग्रीन मैन्योरिंग है, ये सब चीज़ों का अगर हम सही मात्रा और सही क्वांटिटी में यूज करें। जो जल प्रबंधन की बात करते हैं तो जल प्रबंधन को अगर हम सही चीज मात्रा में यूज करें तो उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये बागवानी के लिए भी लाभदायक रहेगी। चलिए, बिल्कुल। इस बीच बसंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। बसंत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मैं प्याज की जो नर्सरी होती है उसकी मेड़ों पर मतलब मक्का की खेती कर सकता, जो भुनता तैयार किया जाता है ग्रीष्म काल में। आप प्याज की खेती करते हैं, उसके साथ साथ आप जानना चाह रहे हैं मक्का की खेती कर सकते हैं या नहीं? चलिए, यहाँ पे क्योंकि हमारे जो किसान हैं लगातार कोशिश ये करते हैं कि एक के साथ दूसरी फसलें भी ली जा सकें, लेकिन जो यहाँ ये जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार कितनी संभावना है डॉक्टर बाना कि ये खेती कर सकते हैं मक्का की? जी, वैसे तो ना खरीफ के प्याज के समय तो आप मक्का का अंतर फसलीकरण कर सकते हैं, और जब मेड़ की बात कर रहे हैं तो मेड़ पे लगाने में तो कोई समस्या ही नहीं है। पर चूंकि मक्का की खेती, मक्का की ऊंचाई बहुत अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है और प्याज काफी छोटा रहता है, तो एकदम से आप बीच में ऐसे नहीं लगाएं, उसमें कतारों में ही बिजाई करें, और यदि मेड़ पे लगाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है खरीफ के प्याज में। और अभी जो रबी वाला प्याज है, क्योंकि रबी में काफी अच्छी ठंड हो जाती है इस क्षेत्र में, तो अभी तो मक्का का मौसम नहीं है। बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो रबी वाली मक्का है वो थोड़ा ठीक होती है। जो हमारा क्षेत्र है या जो इनका पन्ना वाला क्षेत्र है उसमें तो मक्का की खेती प्याज के साथ संस्तुत नहीं की जाती रबी वाले प्याज के मामले में। तो बिल्कुल देखिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि जलवायु की विविधता हमारे देश में पाई जाती है और उसी के अनुसार अलग अलग फसलें जो हैं उनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मोटे अनाज की खेती की बात करें या टिकाऊ पद्धति की हम बात करें, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र में, इस पर लगातार हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देंगे। आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ खेती का क्या महत्व है। इसके साथ साथ इन दोनों विषय से संबंधित आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं, और साथ ही ईमेल आईडी लगातार आपको हम बता रहे हैं lokisan2015@gmail.com। इस पर भी आप अपना मेल हमें भेज सकते हैं, सवाल आप अपना पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसका जवाब देंगे। फिलहाल गोलू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार।
जी सर, मैं सागर मध्य प्रदेश से गोल कुमार बात कर रहा हूँ सर जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर जी टिकाऊ खेती करना चाहता हूँ सर, तो उसमें कम लागत आती है सर, तो उसमें क्या सभी फसल ले सकते हैं सर जी? चलिए, लागत कम आएगी तो क्या फसल भी या उत्पादन हमारा कम होगा, इस बारे में डॉक्टर राय ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। जी, लागत कम आएगी आपकी और आप इसमें सभी फसल ले सकते हैं, चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो, और उसमें आप फसल चक्र को अपनाते हुए बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और हरी खाद और जो ग्रीन मैन्योरिंग है ये सब जरूर करिए। निश्चित रूप से आप सभी फसल ले सकते हैं, इसके लिए आप श्योर रहिए। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे पास दो और सवाल हैं, दोनों मक्का से संबंधित हैं डॉक्टर बाना। पहला जो सवाल है ये है सदन बघेल जी का, बालाघाट मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि जो रबी मक्का के पौधों की ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से उसका जो दाना है क्योंकि वो भी छोटा आता है और उसमें दाने कम रहते हैं। और साथ ही जो दूसरा सवाल है वो हमारे पास आया है कुणाल कुमार जी का, पूछना चाह रहे हैं कि मक्का की फसल को कीटाणुओं से कैसे बचाया जाए, कीटों से खासतौर से कैसे बचा सकते हैं। जी यदि मक्का की ऊंचाई कम रहने की बात है, जहां तक मैं समझता हूं कि एक तो जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं कि आपकी किस्म ही कमजोर रही हो, पर यदि सामान्यतः लगातार यदि कमजोर रहती है सभी किस्मों में, तो इसका कारण है कि आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति कम है और नाइट्रोजन की कमी होती है खेतों में, तो जो पौधों की ऊंचाई है वो बढ़ नहीं पाती है। तो आप मिट्टी की जांच कराएं और जो संस्तुत नाइट्रोजन दर है उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें, ताकि आपकी फसल की ऊंचाई भी बढ़े और दाने की जो भराव होता है वो भी बढ़े, दाने की मात्रा भी बढ़े। दूसरी बात, जीवाणु जो कीटाणु का मतलब शायद कीट से है इनका, तो कीटों से फसल को कैसे मुक्त रखें, उसके लिए आपको एक तो जैविक खेती कर रहे हैं तो उस दशा में तो जो जैविक कीटनाशी है उनका उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल है या जो नीम ऑयल है 5% उसका छिड़काव करके, या फसल चक्र अपनाकर, या अंतर फसलीकरण के द्वारा। यदि आप रसायनों का उपयोग करके रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उस दशा में आप कम रसायनों का उपयोग करते हुए कैसे खेती करें, उसके लिए आप बीजों को उपचारित करके ही जो कीटनाशी है उससे उपचारित करें, और उसके बाद यदि फसल लगाते हैं तो जो शुरुआती अवस्था में कीट लगते हैं, बीज को जो कीट लगते हैं या प्रारंभिक अवस्था में कीट लगते हैं, उनसे बचा जा सकता है। और इस तरह से बहुत ही कम मात्रा में रसायन का उपयोग करते हुए भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके अलावा तो जो अंतर फसलीकरण और यदि आपने रासायनिक तरीके से करना है तो जो संस्तुत रसायन है कीटों के अनुसार, तो वो उपयोग करके भी आप जो कीट हैं उससे फसल को कीटों से मुक्त रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। और साथ ही डॉक्टर राय, हमारे पास एक और सवाल आया है धर्मेंद्र जी का, सीकर राजस्थान से। वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनको और बेहतर जो टिकाऊ खेती है या कौन सी फसल की खेती टिकाऊ पद्धति के अनुसार वो कर सकते हैं बेहतर रूप से सीकर राजस्थान में। जी, पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टिकाऊ खेती में। हम लोग केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसका भी हम लोग उपयोग करें, क्योंकि फसल को न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। और जो उर्वरक उपयोग क्षमता है वो निश्चित रूप से ये भी प्रभावित करती है, तो उसको भी हमको बढ़ाना है कि कब सिंचाई करनी है, कब नहीं करनी है, कब पौधों को सिंचाई की जरूरत है। और साथ साथ जो प्राकृतिक खेती के लिए जो कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट को हमको मिलाकर और खेतों में मिलाना चाहिए। निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आने वाले कल के लिए हमारी मिट्टी भी उपजाऊ होगी। ये तीनों चीज हमको फैक्टर फायदा मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की जब आप बात करें, एक ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया है कि शहाबुद्दीन खान जी का, कि गन्ने की कटाई के बाद क्या हम खेत में जो आग लगा देते हैं वो सही है नहीं, उससे क्या जो फुटाव है वो कैसा उस पर असर पड़ता है? जी नहीं, पराली को बिल्कुल आप जलाए नहीं। पराली जलाने से न केवल फसल के पोषक तत्व तो प्रभावित होंगे, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर प्रभावित होगी, न यहाँ पर्यावरण भी प्रभावित होगा। इसलिए पराली को जलाए नहीं, पराली को खेत में मिला दीजिए, वो खाद का रूप ले लेगी और आपके सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगी। तो देखिए कितने फायदे उसके जरिए आपको मिल सकते हैं। खेत का अवशेष अगर खेत में ही रहेगा तो आपको और ज्यादा लाभ देगा। फिलहाल नथुलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नथुलाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ, यूपी बरेली से नथुलाल गंगवार बोल रहे हैं मैं तो। जी नथुलाल जी बताइए। वैसा हम अच्छी उपज के लिए कौन सी प्रजाति ले मक्का के लिए? मक्का की अच्छी उपज आपको मिल सके इसके लिए कौन सी किस्म आप जानना चाह रहे हैं?
चलिए डॉक्टर बाना क्या जानकारी देना चाहेंगे आप उनको? अभी इस मौसम में मक्का की तो चारे वाली फसल की खेती करते हैं, तो इस मौसम में आप यदि चारे के लिए मक्का लगाना चाहें तो प्रताप मक्का चरी 6, J1006, अफ्रीकन टाल आदि जो किस्में हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा तो जो दाने के लिए मक्का होती है खरीफ में, वो उसके लिए हर क्षेत्र के लिए संस्तुत किस्में हैं, तो उसके लिए जो आपका जिला कृषि अधिकारी है उससे भी आप संपर्क करें, और जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है उससे निरंतर संपर्क में रहें खरीफ का, क्योंकि अभी मौसम में समय है। पर अभी जैसे ही बसंतकालीन चारे की फसलें लें उसके लिए ये चारा वाली जो किस्में हैं वो मैंने बताई, J1006, प्रताप मक्काचरी 6, अफ्रीकन टाल, इस तरह की किस्में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मकचरी भी होती है, उसकी भी कुछ किस्में होती है, मकचरी 1 है, तो ये किस्में आप अभी लगाकर चारे की मक्का की अच्छी बसंतकाल और ग्रीष्मकाल में खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए। सवाल है दिलबाग सिंह जी का, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। ये जानना चाह रहे हैं कि फसल में अगर मोथा हो जाता है तो क्या इसको किसी रसायन के जरिए हम काबू कर सकते हैं या नहीं? जी मोथा, जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया कि एक ऐसा खरपतवार है जो पूरी दुनिया में उसकी समस्या है, तो नियंत्रण हो सकता है, दवाई से भी हो सकता है, पर इसके लिए हर फसल के लिए अलग अलग तरह की दवाई है, खरपतवारनाशी है। परंतु इसका सबसे अच्छा तो उपाय यही है कि इसको गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करके निकाल दें, ताकि आपको खरपतवारनाशियों का उपयोग करना ही नहीं पड़े, और जो इसकी गांठ है वो बाहर आके धूप में जब सूख जाएगी तो उससे ही ये नियंत्रित हो पाएगा। जी, तो और एक बार इसका एक बार अंकुरण हो जाए उसके पश्चात इसको जुताई करके और फिर फसल की बिजाई करते हैं, तब भी इसका प्रकोप कम होता है। इसके अलावा शून्य जुताई विधि से यदि आप खरपतवारों के जो पूर्व फसलों के अवशेष है उनको भी आवरण बना के रखें तो उसमें भी इसका प्रकोप कम होता है। इसके अलावा हेलोसल्फिरोन और इस तरह की जो दवाइयां हैं आजकल वो भी इसके लिए काफी कारगर है। चलिए बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका लक्ष्मण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो लक्ष्मण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मध्य प्रदेश के बैतूल से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश हम करें इनका सवाल हमारे पास तक पहुंच सके। लक्ष्मण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, फिलहाल संपर्क इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। कोशिश हम करेंगे अगर ये दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके सवाल का जवाब दिया जाए। और भी जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार अपने सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और कैसे टिकाऊ खेती जो है उसका महत्व आप किसान जानने लगे हैं, कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपके सवाल जो हैं ना सिर्फ टोल फ्री नंबर बल्कि ईमेल के जरिए हमारे पास आ रहे हैं। ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com। लगातार आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ईमेल के जरिए हमारे पास सोबरन शर्मा जी हैं, इनका ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक ईमेल हमें मिला है। डॉक्टर बाना ये जानना चाह रहे हैं कि ज्वार की फसल को सूखे में उसकी बुआई कर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी ये लेना चाह रहे हैं। जी, जो ज्वार या जो बाजरा या अन्य मिलेट्स हैं उनकी खेती हम सूखा या जिसको कहते हैं वर्षा आधारित क्षेत्र, वर्षा पोषित क्षेत्र, उसी में की जाती है। 90% से अधिक क्षेत्र वर्षा आधारित ही है। तो जो सूखी भूमियां होती है जहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहां पर इनको सिर्फ अंकुरण के लिए नमी चाहिए और उसके बाद 2-3 बरसात यदि अच्छी हो जाती है तो फिर भी कुछ न कुछ उत्पादन तो इनका मिल ही जाता है। यदि एक बार ये इनमें पुष्पावस्था आ गई, फूल आने लग गए तो ये फिर कुछ उत्पादन देके जाती ही है। ये एक खास बात होती है। तो जो भी जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों को तो हमें फसल विविधीकरण करके और मिलेट्स की या जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनकी खेती हमें अवश्य करनी चाहिए। और मध्य प्रदेश का तो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे ज्वार और बाजरा की खेती, इसके साथ ही रागी और जो अन्य स्मॉल मिलेट्स है उनकी खेती भी अच्छे से की जा सकती है। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर देखिए हमारे जो किसान हैं इसकी खेती को अपना भी रहे हैं, कर रहे हैं और उसके जरिए अच्छा लाभ भी उनको मिल रहा है क्योंकि प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं जो हैं वो यहाँ इस क्षेत्र में भी हैं। साथ ही डॉक्टर राय जानना चाहेंगे आपसे, हमारे देश में क्योंकि जब हम छोटे या जो सीमांत किसान हैं जब उनकी बात करते हैं तो उनका आंकड़ा काफी ज्यादा है और उसी वजह से हम देखते हैं जो हमारी जोत है वो भी लगातार छोटी होती जा रही है। तो क्या ऐसे में एक जो अच्छा विकल्प है वो टिकाऊ खेती के रूप में हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। और टिकाऊ खेती और प्राकृतिक खेती करके ही जो हमारे छोटे और सीमांत किसान है वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लागत कम आती है इसमें, रोग आपका जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा जिसमें रोग व्याधि लगने की संभावनाएं कम रहेंगी। जिसको हम लोग खाते हैं तो हमें तमाम तरह के जो रोग होते हैं तो वो नेचुरल फ्री जो केमिकल फ्री जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा और निश्चित रूप से सीमांत और किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कितना लाभ आपको इसके जरिए मिल सकता है, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और हमारे पास एक और यहाँ ईमेल आया है सीताराम यादव जी का, माफ़ कीजिए तेजलाल यादव जी हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। डॉक्टर बाना ये जानना चाह रहे हैं कोदो और रागी की उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी जब खेती हमारे किसान करते हैं तो वहाँ पर खाद की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है या रोगों की रोकथाम इसमें क्या संभावनाएं हैं और कैसे की जाए? कोदो और रागी जो कि छत्तीसगढ़ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये जो स्मॉल मिलेट्स है उनकी खेती बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो इसके लिए खाद और उर्वरकों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए जो संस्तुत दर है 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास। और उसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं। यदि ये जैविक तरीके से खेती करना चाहें तो उसके लिए 5 से 7 टन बली प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई से 2 से 3 सप्ताह पहले यदि डाल दें तो उसमें आप बहुत अच्छा रागी का और कोदो का और जो अन्य मिलेट्स है उनका उत्पादन ले सकते हैं। जहां तक रोगों की बात है तो बहुत अधिक व्याधियां और जो रोग है वो मिलेट्स में मोटा अनाज वाली किस्मों में प्रकोप नहीं डालती है। तो यदि आप बीज उपचार करके सही तरीके से बुआई कर देते हैं तो उसमें कीट और रोगों से फसल को मुक्त रख सकते हैं। और जो आजकल आधुनिक किस्में आ रही है उनकी तो स्क्रीनिंग होके और जो कीट और रोगों से रोधी किस्में होती है कोशिश की जाती है कि उनको ही संस्तुत किया जाए। तो वो आधुनिक किस्मों का उपयोग करते हुए यदि बिजाई करते हैं तो फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकते हैं। बीज की जो बात है वो बीज आप जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं या जो ICAR के संस्थान है या जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहीं से बीज खरीदें। यदि बाजार से भी बीज खरीदते हैं तो आप इसका पक्का बिल जरूर लें क्योंकि बीज यदि थोड़ा खराब आ जाता है तो उस दशा में जरूर कुछ प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज मिलेट की खेती में इस तरह की कोई समस्याएं आती नहीं है। चलिए बिल्कुल अच्छा लाभ आपको मिलेगा। फिलहाल अगला ईमेल जो है वो है युवराज तिवारी जी का, ये उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपना ईमेल भेजा है और ये इच्छुक हैं अमेरिकन मक्का की खेती करने के लिए।
है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो पानी भी इनके पास उपलब्ध है भरपूर, लेकिन कब इसकी जो बिछाई है, बुआई है, वो कर सकते हैं, किस समय में? जी, मक्का की खेती आप करना चाहते हैं तो बुआई अमेरिकन मक्का पे इन्होंने जोर दिया। जी, जो भी अमेरिकन हो या जो देसी मक्का है, उनकी खेती के लिए जो उपयुक्त समय है वो तो खरीफ का मौसम ही है। ग्रीष्म काल में चारे के लिए जो हमारी संस्तुत किस्में हैं वो उपयोग करके चारे के लिए खेती कर सकते हैं। और खेती करने में मध्य प्रदेश का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कोई कमी नहीं आती है। पोषक तत्वों की जहाँ तक बात है, मृदा की जांच कराएं और आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की उपयोग करें। पर सामान्यतः 120 किलो से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 3 भागों में विभाजित करके 1/3 मात्रा बुआई के समय, दूसरी जब घुटनों तक की ऊंचाई हो जाए, और तीसरी जब दाना बनने के पहले, जो पुष्पावस्था और दाना बनने के बीच की अवधि है, तब तीसरी जो खुराक है वो दे। उसके अलावा 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास बुआई के समय ही दे दे। और यदि आपके क्षेत्र में जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अवश्य दे दे। चलिए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही डॉक्टर राय, हमारे जो किसान है इस बात के लिए भी, क्योंकि टिकाऊ खेती अपना सकते हैं, कि वहाँ पे रोग और कीटों की संभावना भी कम हो सकती है आमतौर पे जो किसान खेती करते हैं उसके मुकाबले। जी, एक केमिकल आता है सागारी का, उसको निश्चित तौर पे ये बुआई से पहले दे तो सभी पोषक तत्व उनको प्राप्त हो जाते हैं। और बुआई से पहले सॉइल टेस्टिंग करा लें, जिससे हमको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन कितना उर्वरक देना है, किस मात्रा में देना है, ये पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात करते हैं हम कीटनाशक की, तो हमको पोटास जरूर देना चाहिए, क्योंकि पोटास देने से जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है फसल की, वो बढ़ जाती है। यानी टिकाऊ खेती के तहत देखिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहतर रहती है हमारी पौध के, उसके जरिए अच्छा उत्पादन, यानी स्वस्थ पौध जो है वो रहती है और हमें गुणवत्तायुक्त उत्पादन मिलता है। फिलहाल आज आपने जाना मोटे अनाज की खेती और उसके साथ साथ टिकाऊ खेती के बारे में। हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आज आपने इस खास कार्यक्रम में कैसे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है मोटे अनाज की खेती और टिकाऊ खेती से। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अलग अलग माध्यम आपके पास हैं। आपको ईमेल आईडी हमारा याद हो चुका होगा, याद नहीं है तो आप एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम है, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग मंच पर, यानी ना सिर्फ फेसबुक की बात की जाए, इंस्टाग्राम की बात की जाए, या फिर हम बात करें ट्विटर हैंडल की, इसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप सभी को डीडी किसान का टोल फ्री नंबर भी याद होगा, नहीं है तो इससे भी आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। इस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो कल का विषय रहेगा उस पर भी आपको हम जानकारी दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। हमारे कल का विषय रहेगा पशुओं में टीकाकरण और इसके साथ साथ शुकर पालन प्रबंधन। तो ये विषय आपने जान लिए हमारे कल के। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।